आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर बड़ी खबर अगले 1 घंटे में हम रखने जा रहे हैं जनहित में आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज जनहित की और सबसे पहले दिखा देते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है, कौन सी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। दिल्ली में सीएम पद से सस्पेंस की यह आखिरी रात है। आज की रात बीजेपी के 48 विधायकों को नींद तो नहीं आने वाली, क्योंकि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। रेस में इतने नाम हैं कि सभी को यह उम्मीद है क्या पता उसका ही नाम आखिर में निकल जाए। लेकिन जो नाम अभी रेस में आगे चल रहे हैं उसका खुलासा हम करने वाले हैं बस थोड़ी ही देर में। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर मची भगदड़ को लेकर आरपीएफ की रिपोर्ट सामने आई है। हादसे के 72 घंटे बाद रेलवे जिस सच को लेकर आया है उसका अंदेशा हमने जनहित में हादसे के अगले दिन ही जता दिया था। सवाल यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। उधर महाकुंभ को लेकर अब सीएम ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया है। सनातन के सबसे बड़े उत्सव को दीदी ने मृत्यु कुंभ कहा है। बीजेपी ने ममता बनर्जी को सनातन विरोधी बताकर मोर्चा खोल दिया है। पूरी खबर दिखाएंगे। जनहित स्पेशल स्टोरी में दिखाएंगे आपको हिंदुत्व की हाईटेक प्रयोगशाला यानी दिल्ली में बना आरएसएस का नया भवन केशव कुंज, जिसे सत्ता का नया कंट्रोल सेंटर भी कहा जा रहा है। मैं खुद वहां से आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आई हूं। यूपी में आज बजट सत्र की शुरुआत हो गई। पहले ही दिन सीएम योगी ने अपने तेवर साफ कर दिए। अंग्रेजी उर्दू के विवाद को लेकर सीएम ने समाजवादी पार्टी को सदन में ही आईना दिखाने की कोशिश की। पलटवार किस तरह से हुआ पूरी खबर रखेंगे आपके सामने। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की और सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 11 दिन हो गए हैं। कल 12वां दिन है और कल शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। बैठक पहले सुबह होनी थी, फिर खबर आई दोपहर को होगी। अब से कुछ देर पहले शाम 6 बजे होने की खबर सामने आई है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हैं, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका सस्पेंस बना हुआ है। सूत्र बताते हैं काफी सोच विचार करके पार्टी का नेतृत्व 3 नामों को शॉर्टलिस्ट कर पाया है। अब इन्हीं में से किसी एक के नाम पर मुहर लगती है या फिर अंतिम समय में कोई बड़ा उलटफेर हो जाता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल शपथ ग्रहण से पहले बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े और तरुण चुग के साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल से मुलाकात की है। तस्वीर नंबर 1, शपथ मंच बनाया जा रहा है। तस्वीर नंबर 2, लाइट साउंड लगाया जा रहा है। तस्वीर नंबर 3, मैदान को भगवामय किया जा रहा है। तस्वीर नंबर 4, बीजेपी के नेता जायजा ले रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के रामलीला मैदान की है। 20 फरवरी को इसी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियां किस तरह से शुरू हो गई हैं, अब आपको उसकी तस्वीर दिखाते हैं। कुर्सियां, टेंट, बांस बल्लियों के साथ पूरे पंडाल को बनाने की यानी कि मंडप बनाने की तैयारी हो रही है। मंच भले ही बनने लगा है, मैदान भले ही सजने लगा है, लेकिन ताज किसके सर पर सजेगा इसका सस्पेंस बना हुआ है। दर्जन भर नेताओं की दावेदारी के बाद अब 3-4 नामों पर आकर मामला सिमट गया है। एबीपी न्यूज के पास सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसमें 3 बड़े नामों पर आई चर्चा की सुई टिक गई है। पहला नाम शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता का है। दूसरा नाम रोहिणी के एमएलए विजेंद्र गुप्ता का। तीसरा नाम जनकपुरी के विधायक आशीष सूद का है। सूत्र बता रहे हैं कि इन्हीं 3 नामों को पार्टी नेतृत्व ने शॉर्टलिस्ट किया है। अब इन 3 नामों की ताकत और कमजोरियों को तौला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि आयोजन बड़ा हो, सुंदर हो, पूरी दिल्ली को लगभग उस रामलीला मैदान से 10 से 15 किलोमीटर तक पूरी दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी में भगवामय कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 20 तारीख की सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। कौन कौन नेता शपथ लेंगे इसकी तस्वीर बुधवार शाम तक साफ हो जाएगी। बुधवार को ही विधायक दल की बैठक बीजेपी दफ्तर में होनी है, जिसमें विधायक दल के नेता के नाम पर मुहर लगेगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक आएंगे, उनके उपस्थिति में विधायक दल की मीटिंग होगी
और सभी विधायक मिलकर अपना नेता चुनेंगे। इस परंपरा के अनुसार जो व्यक्ति विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही हमारा चेहरा होगा, हमारा मुख्यमंत्री होगा। नंबर 1 पर रेखा गुप्ता बताई जा रही हैं। शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी हैं। देश में एनडीए का कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए इनका दावा काफी मजबूत माना जा रहा है। महिला मोर्चा की नेता है। छात्र संघ का चुनाव जीतकर राजनीतिक करियर की उड़ान भरी थी। जाति से वैश्य होना और पार्टी के प्रति वफादारी इन्हें सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने की सीढ़ी साबित हो सकती है। तो बहुत सुंदर निर्णय आने वाला है और दिल्ली का मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी जिसको भी देंगे, हम सब लोग उनके साथ टीम बन के काम करेंगे और दिल्ली के लिए जो सपना मोदी जी ने देखा है उसे पूरा करेंगे। विजेंद्र गुप्ता निवर्तमान विधानसभा से विपक्ष के नेता है। केजरीवाल की लहर में भी जीतकर विधायक बनते रहे हैं। जाति से वैश्य और पार्टी का पुराना चेहरा होना इन्हें सीएम की कुर्सी के नजदीक लेकर जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के साथ ही आरएसएस का नेतृत्व भी विजेंद्र गुप्ता के नाम पर सहमत हो सकता है। आशीष सूद जनकपुरी से विधायक चुने गए हैं। इनका नाम शुरू से ही चर्चा के पर्चे से गायब है, इसलिए मजबूत दावा माना जा रहा है। सूद नगर निगम की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन पार्टी की नई पीढ़ी के नेताओं में मजबूत रणनीतिकार माने जाते हैं। ऐसे में आशीष सूद अगर बीजेपी नेतृत्व की फाइनल चॉइस होते हैं तो चौंकाने वाली कोई बात नहीं होगी। आशीष सूद बीजेपी में पंजाबी भाषी प्रमुख नेताओं में से एक हैं। आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, जबकि भाजपा के युवा मोर्चा में भी लंबे समय तक काम कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए गोवा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में अभी भी काम कर रहे हैं। विधायक दल की मीटिंग से पहले की आखिरी रात है। ये तीनों सत्ता की कुर्सी के बेहद करीब बताए जा रहे हैं। वैसे बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है। पर्ची से किसका नाम कल शाम को निकलेगा, फिलहाल 2-3 लोगों को ही पता होगा। जिसका नाम भी पर्ची से निकलेगा वो रामलीला मैदान में 26 साल बाद बीजेपी का भगवा लहराएगा। दिल्ली में परसों शपथ ग्रहण समारोह होना है। उसी दिन एनडीए की बैठक भी है। बीजेपी ने तमाम एनडीए शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम को न्योता दिया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार परसों दिल्ली नहीं आएंगे। अब इस खबर ने बिहार में सियासी पारा गर्म कर दिया है। आरजेडी की ओर से झगड़ा लगाने वाला बयान दिया जा रहा है। जेडीयू सफाई दे रही है कि हम एनडीए के साथ ही हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश के मन में वाकई कुछ चल रहा है। वैसे तो ये हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सोमवार की शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पटना में पार्टी दफ्तर पहुंचे तो कानाफूसी होने लगी। और इन कानाफूसी के केंद्र में है मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा। 16 फरवरी रविवार के दिन नीतीश दिल्ली पहुंचे थे, निजी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सोमवार की सुबह पटना लौट गए। दिल्ली दौरे के दौरान नीतीश की ना तो प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई और ना ही गृह मंत्री या बीजेपी के किसी टॉप लीडर से। इससे पहले दिसंबर महीने में भी नीतीश कुमार निजी दौरे पर दिल्ली आए थे, तब भी बीजेपी के किसी बड़े नेता से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। पॉलिटिकल गॉसिप का दौर तब से ही चल रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश के मन में कुछ चल रहा है। अब सवाल ये कि नीतीश का 2-2 बार दिल्ली आना और बिना किसी बीजेपी नेता से मिले पटना लौट जाना क्या महज संयोग भर है? वैसे आरजेडी नेताओं ने गठबंधन में आग लगाने वाला बयान देना शुरू कर दिया है। अब ये देखिए, ये कुर्सी की लड़ाई है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये पता है कि बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री का कुर्सी वो छोड़े, इसीलिए आदरणीय नीतीश कुमार जी दिल्ली 2 बार गए। दोनों बार कोई भी बीजेपी के केंद्र सरकार के शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात नहीं हुई। बिहार के हक के लिए कुछ मांगने के लिए जाते। ताजा खबर ये कि 20 फरवरी को दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह है। एनडीए शासित राज्यों के तमाम सीएम आ रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आएंगे और न ही उस दिन एनडीए की होने वाली मुख्यमंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। अब राजद का कोई आधार तो बचा नहीं है। सवाल जब खड़े करते हैं तो इन्हें यह भी पता नहीं होता है कि निजी और व्यक्तिगत यात्रा, कुछ घंटों की यात्रा, अब वहाँ उनकी मुलाकात इनसे नहीं हुई, उनसे नहीं हुई, ये सब कह करके वो कहना क्या चाहते हैं? सबक सीखने के बजाय हर समय बगैर कुछ सोचे कि किस बात का क्या मतलब है, कुछ न कुछ बोलते रहने की आदत आरजेडी को हो गई है। सवाल तो ये कि क्या नीतीश के मन में कुछ चल रहा है?
वैसे ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि नीतीश को साथ लाने की कोशिश आरजेडी शुरू कर चुकी है। लालू यादव ने पिछले महीने ही नीतीश को न्योता दिया था। एक सवाल जो लोगों के जहन में है नीतीश कुमार को लेकर के, नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो काहे नहीं लेगा, साथ ले लेंगे। बीजेपी पलट पुराण की आशंका से सहमी हुई है। पार्टी को पता है कि नीतीश के डोलने का मतलब है सत्ता से हाथ धोना, लिहाजा संकेत साफ साफ दिए जा रहे हैं। शनिवार को दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की बैठक हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये तय किया गया कि जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। ये अलग बात है कि इस खबर के सामने आने के अगले दिन ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बिहार दौरे पर पहुंचे। सूत्रों की माने तो जेडीयू का कोर ग्रुप भूपेंद्र यादव को बिहार की सियासी पिक्चर में पसंद नहीं करता। वैसे भूपेंद्र यादव ने मीडिया से बात करते हुए एनडीए की जीत की भविष्यवाणी की। नीतीश अभी तो एनडीए के साथ हैं, लेकिन कब तक रहेंगे कोई नहीं जानता। नई चर्चा ने अटकलों का नया राउंड शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के मन में क्या है ये बेहतर तो उन्हीं को पता होगा, लेकिन दिल्ली में कल सीएम का चेहरा फाइनल होने वाला है। आपको याद होगा चुनाव से पहले जब सीएम चेहरे पर बीजेपी को ताने दिए जा रहे थे तो उसका कहना था उसका हर चेहरा नेतृत्व करने के लायक है। अगर वाकई ऐसा था तो फिर वक्त क्यों लग रहा है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। नतीजे आने के बाद सीएम चुनने में देर करने से कैडर में बेहतर संदेश नहीं जाता, विपक्ष को भी मौका मिलता है, गुटबाजी की बात कही जाती है। राजनीतिक दलों की उधेड़-बुन में जनता में निराशा पैदा होती है, वो अलग। जनादेश का सम्मान इसी में है कि दिल्ली में भ्रम अब जल्द से जल्द खत्म कर लिया जाए। दिल्ली में नई सरकार का भी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, उससे पहले ही आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी के विधायक बने रविंद्र नेगी ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर दफ्तर से कीमती सामानों की चोरी का सनसनीखेज आरोप लगाया है। दिल्ली के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी भड़के हुए हैं। ये चोर लोग हैं, चोर। नाराजगी की वजह है ये दीवार जिस पर एक टीवी टंगी हुई थी। नेगी जी का आरोप है कि पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चुरा लिया। यहाँ एक टीवी लगा था 2-3 लाख रुपए का, वो टीवी भी उखाड़ के ले गए, उसका फ्रेम लगा हुआ है टीवी का। पटपड़गंज से विधायक बनने के बाद रविंद्र नेगी अपने सरकारी दफ्तर का चार्ज लेने पहुंचे तो पाया कि छत से लेकर दीवार और फर्श तक सब कुछ एकदम साफ था। पहले वाले विधायक आम आदमी पार्टी के सिसोदिया जी थे, यहाँ पे डिप्टी सीएम भी थे, उनका ये कारण है और ये कारण अब विधायक के तौर पर मुझे मिल गया ये कारण है। पर मैं दिखाऊं ये लोग जो ईमानदारी का ढोंग रचते थे। बीजेपी विधायक का दावा है दफ्तर में लोक निर्माण विभाग ने सरकारी पैसे से जो भी सामान लगाया था सिसोदिया जी वो सब अपने साथ लेकर चलते बने, जिसमें 3 लाख का टीवी, करीब 12 लाख का साउंड सिस्टम, हॉल में लगे कैसेट एसी, कमरे में लगा विंडो एसी समेत पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान ले गए। दफ्तर से बैठने के लिए कुर्सियां तक नहीं मिली। नाराज रविंद्र नेगी ने लखनऊ टोटी कांड याद दिलाते हुए पूरी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को अपना तौर तरीका बदलने की नसीहत दे दी। आपने कैसी हरकत दिखाई, टोटी चोर जो आपके पक्ष में वोट मांगने आते हैं दिल्ली में, अखिलेश यादव जी, उसी के तर्ज में आपने यहाँ भी कर दिया। मतलब टोटी चोर के बाद एसी चोर, टीवी चोर, साउंड सिस्टम चोर, कुर्सी चोर, सोफा चोर, सारी चोरी करके लगे। तुम्हारे खून में चोरी है। तुम लोगों ने जिस प्रकार शराब की दलाली में चोरी करी, भ्रष्टाचार किया, उसी प्रकार तुमने सामान भी चोरी करा। कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा निवेदन है कि अभी विपक्ष की नेता की तरह बिहेव करना बंद करें। अब सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी है दिल्ली के लोगों ने, जो वादा किए हैं उन पर फोकस करें और काम करके दिखाएं। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज से विधायक थे। चुनाव से पहले सिसोदिया ने सीट बदल दी। आपके अवध ओझा ने रविंद्र नेगी के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन ओझा सर हार गए, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को बतौर विधायक मिला सरकारी दफ्तर खाली करना पड़ा। तो दिल्ली की सियासत बीते 11 सालों से जिस तरह से जारी थी, क्या आगे भी वैसे ही जारी रहेगी या इस बार परिपाटी बदलेगी? आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लगातार इससे जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, 15 फरवरी की वो रात जिसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जान ले ली। उनका सिर्फ इतना ही कसूर था कि वो महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जाना चाहते थे। रेलवे की लापरवाही के खिलाफ आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार की जवाबदेही को लेकर सवाल किए और इस्तीफे की मांग की।
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद मैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी। घटना की 24 घंटे के भीतर ही मैंने आपको जनहित में दिखाया था कि कैसे रेलवे प्रशासन की लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ, और आज जनहित की उसी रिपोर्ट पर प्रशासन ने भी अपनी मुहर लगा दी। रेलवे कह रहा है कि 12 नंबर पर स्पेशल ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो 14 नंबर के यात्री उस तरफ भागने लगे, जबकि चश्मदीद और कुली का कहना है कि 12 नंबर की स्पेशल को 16 नंबर से जाने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग उस तरफ दौड़े। 16 फरवरी को जनहित में एबीपी न्यूज ने आपको हादसे की जो वजह दिखाई थी वो सच साबित हुई। घटना के महज 24 घंटे के भीतर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सच की जो तहकीकात एबीपी न्यूज ने शुरू की थी, 72 घंटे बाद वही साक्ष्य और सबूत जांच रिपोर्ट की फाइल में भी दर्ज की गई है। आरपीएफ ने 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भगदड़ की रिपोर्ट तैयार की है। 300 से ज्यादा रेलवे कर्मियों समेत कुल 400 से ज्यादा बयान दर्ज किए गए, जो जनहित पर प्रसारित रिपोर्ट से मेल खाते हैं। क्या है आरपीएफ की रिपोर्ट में, अब उसे देखिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 12 से शिवगंगा एक्सप्रेस निकली, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी। फुटओवर ब्रिज 2 और 3 पूरी तरह चौक हो गए। प्लेटफॉर्म 12 के साथ साथ 13, 14, 15 और 16 पर भी जाम की स्थिति पैदा हो गई। फुटओवर ब्रिज 2 और 3 पर हालात को सामान्य करने की कोशिश हो रही थी। इसके बाद जो हुआ वो न हुआ होता तो शायद लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़ती। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्रयागराज को स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आएगी। प्लेटफॉर्म 12 पर पहले से यात्रियों का सैलाब था। फुटओवर ब्रिज पर मौजूद यात्रियों की भीड़ भी प्लेटफॉर्म नंबर 12 की तरफ जाने की मशक्कत करने लगी, लेकिन कुछ मिनट बाद ही दूसरा अनाउंसमेंट हो गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, प्रयागराज को स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 12 की तरफ जा रही यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ लौटने लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर मौजूद भीड़ भी प्लेटफॉर्म 16 की तरफ भागने लगी, जिसके चलते हालात और बिगड़ गए। प्रयागराज कुंभ स्पेशल ट्रेन को लेकर 2-2 बार अनाउंसमेंट होने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान प्लेटफॉर्म 14 पर मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म 15 पर उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। प्रयागराज एक्सप्रेस के लिए भी यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ही थी। भगदड़ के वक्त प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहे सुगन लाल मीणा नाम के कुली ने एबीपी न्यूज पर इस बात की पुष्टि की थी। प्लेटफॉर्म नंबर 12 से स्पेशल ट्रेन प्रयागराज जाने वाली एकदम चेंज कर दिया, 16 नंबर से जाएगी। तो एकदम भगदड़ मची, अंदर के लोग 16 पे आए और बाहर के लोग अंदर जाए। दिल्ली पुलिस की जांच में भी हादसे की वजह रेलवे का अनाउंसमेंट माना गया। हालांकि रेलवे की तरफ से पहले इस सच को नकारा गया। ऐसा नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। अब खुद रेलवे की सुरक्षा संभालने वाली आरपीएफ की रिपोर्ट में भी वो सच सामने आया है, जिससे एबीपी न्यूज पहले दिन से दिखा रहा है। सवाल तो ये कि इसके लिए दोषी कौन है और उन दोषियों पर कार्रवाई कब होगी। एक गफलत कितनी भारी पड़ सकती है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद पूरे देश ने देखा। इसके बावजूद लोग मानो आंखें मूंदे प्रयागराज जाने की धुन में रेलवे स्टेशनों पर पहुंचते जा रहे हैं। महाकुंभ में अद्भुत संयोग में पुण्य कमाने की जल्दबाजी में लोग तमाम जोखिमों को किनारे करके ट्रेनों में सफर करने पर उतारू हैं, जिसके चलते रेलवे के तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। पहली तस्वीर यूपी के बलिया की कामायनी एक्सप्रेस में बम होने की खबर। दूसरी तस्वीर भी यूपी की, जिला गाजीपुर कुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में विस्फोटक की सूचना। तीसरी खबर एमपी के सागर की, यहाँ भी कामायनी एक्सप्रेस में बम की खबर। बम की खबर मिलते ही बलिया में सुरक्षा बलों ने पूरी ट्रेन खंगाल दी।
गाजीपुर में ट्रेन में मिले संदिग्ध बैग ने बम स्क्वाड और यात्रियों के पसीने छुड़ा दिए और सागर में बम की खबर से पूरी ट्रेन खाली हो गई। गनीमत ये रही कि ट्रेन में विस्फोटक की तीनों खबरें अफवाह निकली और यात्री वापस ट्रेनों में सवार होकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। लेकिन एक ही दिन ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर बम की इन अफवाहों ने जीआरपी और आरपीएफ की टेंशन बढ़ा दी। ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ के समापन में अब सिर्फ 8 दिन बाकी है। महाकुंभ के कैलेंडर में बाकी बचे 8 में से 4 दिन में भारी भीड़ का योग बन रहा है। 22 फरवरी को शनिवार यानी वीकेंड है, 23 फरवरी को रविवार की छुट्टी है, 24 फरवरी को एकादशी है, इस दिन भी स्नान पूजा के लिए भीड़ उमड़ती है और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का विशेष स्नान बाकी है, जिसके बाद महाकुंभ का समापन हो जाएगा। इसीलिए लोगों में प्रयागराज पहुंचने की जल्दबाजी को और बढ़ा दिया है। श्रद्धालुओं का सैलाब संभालने में रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम चरमराने लगा तो चंदौली में प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद कर दी गई। एक और प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ इस पर विवादित बयानबाजियों का सिलसिला भी तेज हो चला है। इस सूची में नया नाम पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का है। उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, जिस पर बीजेपी और साधु संतों ने कड़ा ऐतराज जताया है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुंभ पर सवाल उठाए। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। फिर लालू यादव ने कुंभ पर विवादित बयान दिया और अब ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে। মৃত্যু কূপের মতো আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে, কত হাজার হাজার। ममता ने ये बातें पश्चिम बंगाल विधानसभा के अंदर कही, जिसके खिलाफ बीजेपी विधायकों का आक्रोश फूट पड़ा। यहाँ स्वामी विवेकानंद की धरती से अपील कर रहा हूँ, हिंदू समाज, संत समाज जोरदार विरोध करे। ममता बनर्जी बंगाल के मुखिया थोड़ी देर पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शी सेड ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु कुंभ है, ये हिंदू के ऊपर आघात, महाकुंभ के ऊपर आघात। अखाड़ा से संत समाज आवाज उठाइए। इस अपील का तत्काल असर भी हुआ और प्रयागराज महाकुंभ में मौजूद साधु संतों ने ममता बनर्जी के बयान पर आपत्ति जताई, उनसे प्रायश्चित की मांग की। ममता बनर्जी को ऐसे बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कलकत्ता में जो गंगा सागर है वहाँ भी इतना बड़ा मेला होता है, वहाँ तक तो बजट मांगे, वहाँ तक ठीक है, लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी की मैं घोर निंदा करता हूँ। उनको ऐसी बयानबाजी नहीं देनी चाहिए। ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता महाकुंभ पर विवादित बयान तब दे रहे हैं जब उन्हीं की पार्टी या गठबंधन के नेता लगातार संगम जाकर डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ से एक और बड़ी खबर आई। संगम तट पर गंगा और यमुना की जिस जल का आचमन करके डुबकी लगाकर श्रद्धालु पुण्य की कामना करते हैं, अपने पापों को धोने की कामना करते हैं, उसी गंगा यमुना के बहुत ज्यादा मैली होने की रिपोर्ट सामने आई है। महाकुंभ के पवित्र आयोजन में करीब 54 करोड़ आस्थावान लोग अब तक आस्था की डुबकी लगाकर खुद को धन्य मान रहे हैं। लोग मानते हैं कि त्रिवेणी के जल के आचमन और स्नान से उनके सारे पाप धुल जाएंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी। लेकिन पुण्य की प्राप्ति की मान्यता वाले उसी गंगा यमुना के जल की शुद्धता पर सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में गंगा यमुना का जल आचमन तो छोड़िए, स्नान के लिए भी योग्य नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में गंगा और यमुना के जल में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। बहुत क्लियरली आया है कि इस समय जो प्रयागराज में जो गंगा जल है या जो संगम का जल है वो नहाने लायक नहीं है। आप पीने की तो छोड़ दीजिए, वो नहाने लायक भी नहीं है।
सीपीसीबी की रिपोर्ट कहती है कि कुंभ मेला के दौरान गंगा और यमुना में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जो शरीर में जाकर बीमारियां पैदा कर सकता है और स्नान से त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं। ऐसा कहने के पीछे सीपीसीबी ने कई टेस्ट को आधार बनाया है, जिसके मुताबिक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर नहाने के लिए तय पानी के मानकों से ज्यादा पाया गया है। महाकुंभ के दौरान ज्यादातर निगरानी वाली जगहों पर फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का स्तर कहीं अधिक पाया गया। इससे सेहत को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बैक्टीरिया नदी में मलमूत्र की वजह से पनपता है। प्रयागराज में पानी को साफ करने के लिए लगे सभी 7 जियो ट्यूब फिल्ट्रेशन सिस्टम निर्धारित मानकों पर फिट नहीं पाए गए। इसके अलावा प्रयागराज से गंगा यमुना में गिरने वाले कई नालों की गंदगी को लेकर देखरेख का भी जबरदस्त अभाव है। नहीं, ये गलत बात है। जो हमारी आस्था है वो आस्था है। जो गंगा जी है, त्रिवेणी संगम है, हम उसमें आस्था रखते हैं। जो भी है ये हमारी माता है, हम माता समान मानते हैं और हम इसे माता की तरह ही पूछते हैं। जो भी है हमारे लिए भगवान है। हम आस्था के ही महात्म से हम यहाँ आए हैं कुंभ स्नान करने के लिए, और गंगा मैया यमुना मैया को आप बोलेंगे कि ये गलत है तो हम उसको नहीं मानेंगे। निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति के विश्वास के साथ यहाँ आए हैं स्नान करने के लिए। सीपीसीबी की रिपोर्ट के बाद एनजीटी ने यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिपोर्ट मांगकर गंगा यमुना में बढ़े प्रदूषण की रोकथाम का ब्लूप्रिंट पेश करने को कहा है। कल 19 फरवरी को एनजीटी में अगली सुनवाई होनी है। रात के 9:30 बज गए हैं और अब वक्त हो चला है जनहित स्पेशल का। अप्रैल 2001 की बात है, जब वाजपेयी सरकार की विनिवेश नीति के खिलाफ आरएसएस के एक बुजुर्ग ने मोर्चा खोल दिया। वो विचारक इतने ज्यादा गुस्से में थे कि सीधे 2 मंत्रियों की कुर्सी की बलि चाहते थे। फिर रात के वक्त लुटियन जोन से 2 लाल बत्ती कारें निकलती हैं। सरकार के 2 बड़े मंत्रियों को उस बुजुर्ग को मनाने के लिए झंडे वालान के केशव कुंज की ओर दौड़ना पड़ा। ये थे केशव कुंज यानी नागपुर हेडक्वार्टर के बाद आरएसएस के दूसरे बड़े कमांड सेंटर की ताकत। आरएसएस और उसके हिंदुत्व की विचारधारा का यही कमांड सेंटर अब हाईटेक हो चला है। उसी झंडे वालान में केशव कुंज की 12 मंजिला बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। संघ समय के साथ खुद को बदलता रहा है। यह बिल्डिंग भी उसी की निशानी है। बीजेपी के नए दफ्तर की तरह इसके उद्घाटन पर कोई तामझाम नहीं होने जा रहा। कल आरएसएस के स्वयंसेवक एक बैठक करेंगे। बस उसी के साथ केशव कुंज का यह हाईटेक टावर कल से ऑपरेशनल हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नया दफ्तर केशव कुंज। नागपुर हेडक्वार्टर के बाद आरएसएस का सेकेंड कमांड सेंटर केशव कुंज, या कहें सत्ता के केंद्र दिल्ली को सीधे वॉच करने वाले संघ के 3 कंट्रोल टावर। दिल्ली के झंडेवालान में आरएसएस के केशव कुंज का ये नया लुक है। 17,000 गज में बने आरएसएस के इस नए दफ्तर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपने हाईटेक अवतार के साथ सामने आने को तैयार है। केशव कुंज दिल्ली में आरएसएस की सत्ता का केंद्र। वो इसी साल विजयादशमी के मौके पर अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है, लेकिन उसके ठीक पहले केशव कुंज के इस दफ्तर को नए रंग रूप में अब देश और दुनिया के सामने रखने की बड़ी तैयारी है। झंडेवालान में आरएसएस के दिल्ली प्रांत के नए दफ्तर का भूमि पूजन 2016 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया था। पुराने दफ्तर को ढहाकर उसकी जगह ये नया और भव्य दफ्तर 8 साल में जाकर तैयार हुआ है। इससे पहले कि हम इसके संपूर्ण दर्शन कराएं, एक बार इसकी लागत भी जान लें। ये भी जाने कि ये खर्च किसने उठाया है। केशव कुंज के निर्माण पर 150 करोड़ रुपए की लागत आई है। ये 150 करोड़ रुपए 75,000 स्वयंसेवकों के चंदे से जुटाए गए हैं। इनमें स्वयंसेवकों का 5 रुपए से लेकर कई लाख रुपए तक का दान है। आरएसएस 1925 में बना था, तब नागपुर में ही उसका दफ्तर था। संघ का दिल्ली दफ्तर भी उसके 14 साल के बाद यानी अब से ठीक 85 साल पहले बना था। 1962 में जाकर ये दफ्तर 1 मंजिला बना और 1980 में जाकर 2 मंजिला हो पाया था। केशव कुंज
आरएसएस का ये दफ्तर 1939 को तब अस्तित्व में आया जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की गिरफ्त में आ चुकी थी। उसी समय सुभाष चंद्र बोस, जो कांग्रेस पार्टी के दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए थे, लेकिन विरोध के कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा था। उसी समय नागपुर में आरएसएस की ओर से यह निर्णय लिया गया कि अब उसके बाहर अपना विस्तार करना है, और तब ये केशव कुंज अस्तित्व में आया। खुद को संस्कृति और परंपरा से बांधे रखना, लेकिन समय की गति को स्वीकार कर हर परिवर्तन को भी अपनाना, ये संघ का पैटर्न रहा है। और इसी की झलक दिल्ली में उसके 3 टावर में भी दिखाई देती है। इन टावर पर भारतीय स्थापत्य कला का पूरा मिश्रण नजर आता है। केशव कुंज परिसर में प्रवेश करते ही बाहरी दीवारों पर और लोहे की बाउंड्री ग्रिल पर शुभ लाभ यानी स्वास्तिक चिन्ह दिखाई देते हैं। सबसे पहले इन 3 टावर के बारे में जाने। साधना, अर्चना और प्रेरणा, इन 3 टावर में 300 कमरे हैं। दिल्ली आने वाले संघ के देश भर के प्रचारक इन्हीं में ठहरा करेंगे। संघ के 55 अनुषांगिक संगठन हैं। इन्हीं कमरों में उनके अपने अलग अलग दफ्तर होंगे। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने आरएसएस की नींव रखी। उसके बाद मुख्यालय नागपुर को बनाया गया। नागपुर, जो कि अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु था उस समय आरएसएस के लिए, उस जगह को अंग्रेजों की ओर से 0 माइल का नाम दिया गया था। आरएसएस की शुरुआत भी 0 से ही हुई थी और शून्य से शुरुआत करके आज कारवां यहां तक पहुंच चुका है। अब आपको टावर के अंदर लेकर चलते हैं। पुराने केशव कुंज में जो हनुमान मंदिर था, उसे इस नए मुख्यालय में भी पहले की तरह स्थापित किया गया है। हम जिस हाईटेक आरएसएस की बात कर रहे हैं, उसके दर्शन आपको इसके आगे से होते हैं। केशव कुंज में 2 हाईटेक ऑडिटोरियम हैं। पहला अशोक सिन्हल सभागार। ये पूरी तरह से डिजिटल सभागार है, जिसमें 463 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पीछे वॉल साइज स्क्रीन है, एक तरह से पूरा वर्चुअल ऑडिटोरियम। इसी तरह दूसरा चमनलाल सभागार है। इसमें 650 लोग बैठ सकते हैं। ये खास तौर पर संघ की टोली बैठकों के लिए है, जिसमें 2 ही कुर्सियां होती हैं। एक पर सर संघ चालक और दूसरे पर सर कार्यवाह बैठते हैं। सामने की पूरे स्पेस में स्वयं सेवक बैठते हैं। हालांकि इसे ऑडिटोरियम 3 भी मान सकते हैं, क्योंकि केशव कुंज का मीडिया सेंटर भी कम हाईटेक नहीं है। इसमें भी 120 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। आम दिनों में ये बैठकों के लिए इस्तेमाल होता है। राजनीति में कहा जाता है कि प्रयोगों की जितनी ज्यादा अहमियत होती है, संयोग उससे ज्यादा महत्व रखते हैं। 1885 में अस्तित्व में आने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी संघ की तरह एक संगठन बनाया था। नाम रखा सेवा दल। लेकिन आरएसएस की स्थापना उसके बाद में हुई। बावजूद इसके सेवा दल आरएसएस से लगातार पिछड़ता हुआ चला गया। कई बार कोशिशें की गई, लेकिन सेवा दल की कोशिशों को कभी भी आरएसएस जितनी कामयाबी नहीं मिल पाई। आरएसएस, जिसने खुद को जमीन से, इतिहास से, संस्कृति से जोड़े रखा, अपने विचार को अपने अध्ययन, अपने आचरण से मजबूत करके रखा। इसीलिए आपको केशव कुंज की 3 और चीजें हैं जो जरूर देखनी चाहिए। ये है केशव पुस्तकालय, भोजनालय और केशव चिकित्सालय। पहले आपको लाइब्रेरी लेकर चलते हैं। अलमारियों की लंबी कतार है और उसमें रखी हैं 8,500 से ज्यादा पुस्तकें। धर्म, संस्कृति, शास्त्र से लेकर राजनीतिक मुद्दों और ज्ञान विज्ञान तक की किताबें। केशव पुस्तकालय में 30 से 35 लोग बैठकर पढ़ सकते हैं। अब लेकर चलते हैं भोजनालय। केशव कुंज का भोजनालय भी एक लंबा चौड़ा हॉल है। यहाँ एक बार में एक कतार में करीब 80 लोग भोजन कर सकते हैं। केशव कुंज में 5 बिस्तरों का केशव चिकित्सालय भी बनाया गया है, जिसमें हर वक्त डॉक्टर और स्टाफ रहेगा। इसी में एक डिस्पेंसरी भी है, जो आम लोगों के लिए खुली रहेगी। कुछ और भी खूबियां हैं केशव कुंज में, जो आपको शायद इन तस्वीरों में नहीं दिखेंगी। हम शब्दों के जरिए उन्हें बता देते हैं। केशव कुंज की पार्किंग क्षमता 300 कारों की है। हर टावर में बिजली के लिए सोलर पैनल लगे हैं। 3 टावर में अत्याधुनिक लिफ्ट लगाई गई हैं। पानी की बचत के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। अब आपको केशव कुंज परिसर में लेकर चलते हैं। ये जो सामने 2 टावर के बीच डॉक्टर हेडगेवार की एक और प्रतिमा के सामने छोटा सा मैदान दिख रहा है,
यही है संघ की डेली क्लास, यानी शाखा की जगह। हिंदुस्तान की राजनीति में 100 साल का इतिहास हमेशा बदलाव का साबित हुआ है। 414 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी अपने 100वें अधिवेशन में 1985 के बाद से लगातार अपनी चमक खोती हुई चली गई। देश की दूसरी सबसे पुरानी पार्टी अकाली दल 2020 में अपने 100वें साल पूरा करने के बाद से लगातार अपने राजनीतिक अस्तित्व को तलाशने की कोशिश में लगी हुई है। इसी साल विजयादशमी पर आरएसएस अपने 100 साल पूरे करने जा रहा है, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ध्वजा थामे आरएसएस अपने राजनीतिक वर्चस्व के साथ नए तेवर और कलेवर में कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन मान के साथ चित्रा त्रिपाठी, केशव कुंज, दिल्ली, एबीपी न्यूज। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं अब आपको दिल्ली से उत्तर प्रदेश, जहां की विधानसभा में आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रौद्र अवतार दिखा। मुद्दा यूपी की बोलियों का था। विधानसभा में विधायकों के लिए अपनी अपनी बोली में बात रखने की पहल शुरू की गई, जिसमें उर्दू का ना होना विपक्ष को खल गया और फिर जो हुआ उसकी चर्चा अब देश भर में हो रही है। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतलापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस उग्र तेवर की वजह है भाषा पर छिड़ा संग्राम, और इसकी जड़ में है विधायकों के लिए आधिकारिक बोलियों की नई सूची, जिसमें अवधी, भोजपुरी, ब्रजभाषा और बुंदेलखंडी के नाम है। इसके लिए विधायकों की टेबल पर बाकायदा सिस्टम भी बनाया गया है, जिसकी जानकारी खुद विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दी है। तो फ्लोर लैंग्वेज 0 नंबर पर होगा, 0 नंबर चैनल पर, अवधी 1 नंबर पर, भोजपुरी 2 नंबर पर, ब्रिज भाषा 3 नंबर पर, बुंदेलखंडी 4 नंबर पर और इंग्लिश 5 नंबर पर। इसी सूची में आखिर में इंग्लिश भी है, जिस पर समाजवादी पार्टी ने कड़ा एतराज जताया। अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए, उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज करने, बहुमत है आप पास कर। सवाल सिर्फ अंग्रेजी के विरोध का नहीं, बल्कि उर्दू की पैरोकारी का था। और इस सियासी पिच पर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्लेबाजी करने उतरे तो विपक्ष का बाउंसर भी बेअसर ही रहा। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, अवधी में न बोले, इसका विरोध अंग्रेजी का खंडी में न बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं? ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरारी देखी तिन कैसी। योगी आदित्यनाथ की बात पूरी हुई तो माता प्रसाद पांडे एक बार फिर खड़े हुए और दोबारा अंग्रेजी का विरोध किया और उर्दू की वकालत की। उर्दू भी इस प्रदेश की बोली है, तो उर्दू में क्यों नहीं यहाँ विधानसभा में किया जाए? उर्दू भी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बोली जाती है, तो उर्दू को मेरा केवल विरोध अंग्रेजी का, क्योंकि अंग्रेजी से अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा? कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा अनुरोध। विपक्ष का विरोध भले ही अंग्रेजी को लेकर हो, लेकिन सरकार ने उर्दू को लेकर जो रुख दिखाया है वो मंशा पर सवाल खड़े करने वाला है, वो भी तब जब यूपी में उर्दू को दूसरी भाषा का दर्जा मिला हुआ है। आगे बढ़ते हुए बात इंडियाज गॉट लेटेंट में अपने गंदे बयान से निशाने पर आए रणवीर इलाहाबादिया की। रणवीर इलाहाबादिया की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उनके कंटेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई, लेकिन गिरफ्तारी से भी फिलहाल उन्हें राहत दे दी।
रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने गंदी बात के मामले में गिरफ्तारी से राहत देते हुए कहा कि इस मामले में अब कोई दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ उनके और अश्लील गैंग मेंबर्स के कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक लगाते हुए रणवीर का पासपोर्ट जब्त करने के आदेश दिए। इस आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को उनकी गंदी और अश्लील बातों के लिए कड़ी फटकार लगाई। रणवीर के केस में उनकी तरफ से वकील अभिनव चंद्रचूड़ पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने सफाई दी कि शो के कुछ सेकंड के क्लिप को काटकर वायरल कर दिया गया, इसी पर विवाद है। इस पर मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट की बेंच के जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने रणवीर पर सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा, आप फेमस हो गए तो क्या कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया? माता पिता के बारे में अश्लील बातें आपके दिमाग की गंदगी को दिखाते हैं। रणवीर ने जो कहा उससे माता पिता बहनें सब शर्मिंदा होंगे। ये विकृत मानसिकता है, ये निंदनीय व्यवहार है। कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो इसे पसंद करेगा। रणवीर ने जिस तरह की बातें की, हम उसकी मदद क्यों करें? कोर्ट ने कहा, जब भी बुलाया जाए रणवीर पुलिस जांच में शामिल हो। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पड़े आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गंभीर मामला है जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती, लिहाजा मामले की अगली सुनवाई के दौरान या तो अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल कोर्ट के सामने आए और बताएं कि सरकार इस मामले पर क्या कर रही है। और अब आज का जनहित मंत्र। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, जीवन में सफल बनने की नहीं बल्कि मूल्यवान बनने की कोशिश करें। सफलता वैसे भी स्थायी नहीं रहती, जबकि मूल्यवान व्यक्ति के विचार सदियों तक जिंदा रहते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।